मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायो क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडेज टॉपिक क्या है आज का? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। इसके बारे में आज देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो देखो इधर मैं बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया और इधर न्यूक्लियस। देखो कुछ पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना पता होना चाहिए कि हम पढ़ना क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, तो वही देखते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया पहले शूज शेप का होता है जो हम लोग जूते के नीचे पहनते हैं, जूते का आकार समझ लो या फिर ठीक है, सभी जूते नहीं जो नॉर्मली आते हैं। अब ऐसे रेड चीफ का मतलब उठा लाना, इसी तरीके से होता है जो शॉल हम लोग पहनते हैं उसके नीचे जूते के, ठीक है, पैर के नीचे। ये देखिए इस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो डबल मेम्ब्रेन है, और इधर न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। और ये न्यूक्लियोइड है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े पोर्स रहते हैं, तो पोर्स में कैसे आप लोग बताऊँ, ऐसे यूँ यूँ न्यूक्लियर पोर, ठीक है, जिससे मटेरियल इधर उधर हो सके। इसमें ये आपका डीएनए यहाँ पाया जाता है, ठीक। और यहाँ ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, ठीक। ये न्यूक्लियस को कहते हैं। ये कॉमन चीज़ है जो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ओके। चलिए चलते हैं फिर। ऐसे कोरोना देखो अब क्या हो, स्कूल तो धीमे धीमे खुलने लगे हैं, कॉलेज का पता नहीं अभी कोविड का क्या सीन रहे। चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक। क्या क्या इसमें देखो अभी जैसे बना के दिखाया था, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक। और ये इनर मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन जो हमने वो दिखाई थी किस तरीके जिग जैग बना के। इसमें राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्रिस्टी हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जो मैंने करके दिखाई थी। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेस रहता है, उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। मैट्रिक्स में भी देखें क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पता है जो जेनेटिक मटेरियल है, और ग्रेन्यूल्स छोटे मोटे जैसे फैट, लिपिड्स, प्रोटीन, इन सब की चीज़ें इसमें मिलेंगी, ठीक है। प्रॉपर वे में डायग्राम है जो आप लोग देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। देखो छोटा सा बना कर दिखाता हूँ बस, अगर आपको फिर भी ना बने तो कैसे बनाना है। ये कहाँ बना हुआ स्क्रीनशॉट, भाई क्यों हो गया स्क्रीनशॉट, क्लिक कौन रहा था इनको, तो यहीं देख लो, ये ऐसे बनाना, ठीक, जूते तरीके से, और उसमें इस तरीके से कर देना, तो ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। बाकी डबल मेम्ब्रेन बना देना, ये ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, ये इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बताया आपको, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, और प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, उन्हें पता क्या, वो उन्हें क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम्स, ठीक। जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा वो भी पावर हाउस ऑफ द सेल है, लेकिन कम है। प्रोकैरियोटिक को जो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा वो कौन करवाएगा? मीजोसोम। और जो यूकैरियोटिक में प्रोवाइड कराएगा वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटो मतलब थ्रेड, धागा, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्यूल लाइक, यानी ग्रेन्यूल वही मान लो एक तरीके से वो भी सेल के अंदर जो भी ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। तो हमारा कहाँ ये हो गया साइटोप्लाज्म, सेल मान लो एक, जैसे ये लिखा है फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब प्लांट होगी तो उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी, और इसके अंदर पता है क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इसी के अंदर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, यहीं पे न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक। और यहीं पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे,
यहीं पे लाइसोसोम्स पाए जाएंगे, यहीं पे ER पाया जाएगा, ये ठीक है। तो इसे और क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। और कोई माइटोकॉन्ड्रिया को पूछे क्या कहते हैं तो उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सबसे पहले किसने देखी थी, रिचार्ड एल्टमैन ने, नाम याद रखना, रिचार्ड एल्टमैन। तो पहले सबसे पहले किसने देखा था, एल्टमैन ने, किसने, एल्टमैन, ठीक, एल्टमैन ने सबसे पहले देखा था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया 1894 में। और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, कार्ल बेंडा, ठीक है, ये टर्म गिवन बाय, और ये ऑब्जर्व, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। आगे देखो हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने पीछे आपको बना के दिखाया था, फिर एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक, उसके बाद ये इसकी डबल मेम्ब्रेन हो गई, और ये इसके अंदर क्रिस्टी टाइप का हो गया, ठीक है। पहले आउटर मेम्ब्रेन ये है नंबर 1, और इनर मेम्ब्रेन ये है नंबर 3, और ये जो ये स्पेस दिख रहा है ये स्पेस हो गया इंटरसेक्ट नंबर 2, क्रिस्टी, वही जो हमने आपको बोला था जो फोल्डिंग पाई जाती है, ठीक है, जो ये फोल्डिंग है ये वाली। नंबर 4 हो गया मैट्रिक्स, जो इसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, जो भी ग्रेन्यूल्स पार्टिकल हैं ऑक्सीजोम में जो कुछ पाए जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजोम होते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं ये, ठीक, इन्हें ऑक्सीजोम कहते हैं, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं किसी क्रिस्टी के। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। एक डायग्राम देख लेते हैं, नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसमें, चूँकि देखो इनर मेम्ब्रेन है, ये दिखाई गई है यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन है जिसकी बाहर कवरिंग है, मैट्रिक्स वही जो अंदर मटेरियल भरा हुआ क्रिस्टी के, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ऐसे ऐसे राइबोसोम्स होंगे, DNA आप जानते ही हैं लीनियर, इस तरीके से लीनियर के उस पाया जाएगा, ठीक, और F0 F1 कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजोम में पाए जाएंगे, यहाँ क्रिस्टी जंक्शन हो जाएगा ये, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कंप्लीट हुआ, ठीक। तो इतना बहुत है, अगर किसी भी पेपर में आए, चाहे नर्सिंग में हो या फिर 12th के हो या फिर ग्रेजुएशन को हो, जो भी हो, इतना पर्याप्त है जितना भी मैं पढ़ाऊँगा। माइटोकॉन्ड्रिया 6-7 स्लाइड है, उसमें कवर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अब मॉर्फोलॉजी देखते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी। साइज, माइटोकॉन्ड्रिया को साइज जो ये है, इसका साइज 0.5 से 0.1 म्यूएम इन डायमीटर, डायमीटर कितना है 0.5 से 1 तक, ठीक है। शेप नॉर्मली शू शेप शेप, मतलब जूते का जो नीचे वाला आकार होता है जो हम लोग पहनते हैं वो उस टाइप का। फिब्रोब्लास्ट में ये एलोंगेटेड थ्रेड लाइक का पाया जाता है। नंबर जैसा जैसा साइज होगा या जैसे फंक्शन स्टेट ऑफ सेल होगी उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बदलता रहता है। एन एवरेज लिवर सेल है, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए है क्योंकि वो काफ़ी एंजाइम सीक्रेट करता है और खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसलिए उसमें 1500 माइटोकॉन्ड्रिया लिवर में पाए जाते हैं। लोकेशन, स्पर्म टेल, देखो हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, जो ये स्पर्म टेल है ना, तो जो ये स्पर्म हमारा होता है यहाँ पे, ये टेल हो गई, ये नेक हो गई, और जो ये हेड पोर्शन है ना, तो यहाँ पे एक्ट्रोसम पाया जाता है। क्या, एक्ट्रोसम, जो स्पीड से स्पर्म ओवा तक जाता है जो फर्टिलाइज कर सके, तो वो ये है ना, ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं मसल्स को, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। और फ्लैजला जो मूवमेंट जो होते हैं, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया वो चलने के लिए हेल्प करेंगे, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेना, 2 पॉइंट याद कर लेना, ज़्यादा मत कीजिएगा। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की सिंपल फॉस्फोलिपिड की होती है, किसकी, फॉस्फोलिपिड की, ठीक। इनक्लोज द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करता है कौन, आउटर मेम्ब्रेन।
कंटेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड पोरिन, इसके अंदर प्रोटीन पोरिन होते हैं, यानी आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होल होते हैं जिनके जरिए जो भी चीज़ है बाहर की वो अंदर आ सके। ठीक है, और बाकी पढ़ लेना। देखो आयंस वो सीधी सी बात है, जितनी मेम्ब्रेन है उनमें आयंस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, एडीपी, एटीपी, ये सब तो रहना वाकिफ़ है। क्यों है? क्यों भाई, ये नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेगी। इनर मेम्ब्रेन पे देखते हैं, इट इज़ फ्रीली परमेबल है ओनली टू ऑक्सीजन, CO2, वाटर। इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की है वो परमेबल है किसके लिए? ऑक्सीजन आ सके, CO2 आ सके और वाटर आ सके, आदान प्रदान कर सकें। कंटेन, और क्या था इसमें, कंटेन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द ETC, ATP सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो ATP बनाती है। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही है कि पावर हाउस ऑफ सेल, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें यहीं से मिलती है जो सेल को ट्रांसफ़र होती है, अदर काम करने में बढ़ जाती है। तो इतना बहुत है, आप लोग 3 पॉइंट बहुत हो जाएंगे। आगे आप लोग पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसको देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्रिस्टी है, तो इसके अंदर जो ये स्पेस है ये वाला, ये ठीक है, ये वाला इसमें क्या मिलेगा? जेल लैग, जेल तो मिलना लाजमी है भाई। बिना लिक्विड के, बिना जेल के कोई ऑर्गेनिल्स कैसे रह लेगा? सूखा पड़ जाएगा, वो मर जाएगा बेचारा, एनर्जी कहाँ से देगा। डेंस होता है, होमोजीनियस होता है, पूरे मतलब एक जैसा मटेरियल मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेंगे। 2/3 टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या पाया जाएगा इसमें? एंजाइम मिलेंगे अपने वर्क करने के लिए, राइबोसोम्स मिलेंगे प्रोटीन बनाने के लिए, DNA मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल है, mRNA मिलेगा, मैसेंजर RNA, ग्रेन्यूल, फाइब्रिक ट्यूब्यूल्स, ये सब इसके अंदर पाए जाएंगे। मेजर एंजाइम कौन कौन से? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए, और TCA साइकिल में कुछ एंजाइम पाए जाएंगे, एक्सेप्ट कौन सी? सुसनेट डिहाइड्रोजनेस, ये नहीं पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, उसके बाद देखते हैं आगे फंक्शन पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो पहला स्ट्रक्चर देख लो, डबल मेम्ब्रेन होता है, बता ही दिए हैं इस तरीके का। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर क्रिस्टी फोल्डेड इनकी सरफेस एरिया, जो ये हम जो फोल्ड किए ना इसको, ये क्रिस्टी है जो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है। फंक्शन, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल का रेस्पिरेशन होता है इसमें, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को तोड़ती है और ATP बनाती है जो एनर्जी देती है। और सिंपल में देख लो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के, प्रोडक्शन ऑफ ATP एनर्जी, रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, कैल्शियम बैलेंस करता है, स्टेम सेल रेगुलेशन करता है, और सेल डिवीज़न एंड रिन्यूल, मतलब सेल मरना, जीना, नया बनना, या सेल के द्वारा वही, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल मर गई और भाई नई सेल ही बनेगी, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और नया सेल बन जाता है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म होता है। तो इतना है कि देखिए स्ट्रक्चर भी हो गया, इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया, और उनके बारे में भी हो गया, उसका फंक्शन भी हो गया, डायग्रामेटिक हो गया। तो 5 नंबर का 10 का भी आएगा ना तो भी इतना बहुत है, लेकिन याद रखना डायग्राम बना देना, बिना डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं देता है। फिर हम लोग अपना शुरू करते हैं न्यूक्लियस। अभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बताया था, न्यूक्लियस को हम क्या और कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसको ब्रेन ऑफ, इसको मतलब दिख नहीं रहा अच्छी तरीके से, चलो दोबारा वो कलर चेंज करता हूँ। क्यों कहते हैं भाई लोग इसको ब्रेन ऑफ द सेल? क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, ये चीज़ों को कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक, न्यूक्लियस कहते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को। ठीक है, सेल के जितनी भी कंट्रोलिंग पावर है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो थोड़ा कुछ जान लेते हैं थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये देखो जो ये है ना, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जैसे अपनी बॉडी पे स्किन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस की बॉडी पे जो स्किन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया, ये देखो जो स्पेस खाली है ना, ये ऐसा ऐसे, ये देखिए, ये इन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, मटेरियल का आदान प्रदान हो सकता है, क्या चीज़ अंदर जाना, क्या चीज़ बाहर जाना। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा। अभी केवल नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, 12th 10th 9th 11th बेसिस पे इतना बहुत है, ठीक। तो वही हम लोग उतना पढ़ते हैं। तो क्या न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद क्या आएगा इसमें, नंबर 1, फिर नंबर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर, नंबर 3 न्यूक्लियोलस जो क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है, यानी इसमें आरएनए पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन बनाता है इसमें, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, जो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, ठीक। और लास्ट में क्रोमोटिन जो बाद में डीएनए के रूप में आप इसमें देख सकते हैं जब उसको तोड़ेंगे तब केमिकल मेथड से, जैसे भी इसको तोड़ेंगे नहीं, मतलब जब इसके अंदर और जाएंगे और डिस्कवरी करेंगे इसकी, तो उसमें क्रोमोटिन मटेरियल में डीएनए मिल जाएगा जो जेनेटिक मटेरियल के काम आता है, जो हम लोगों की जो भी पेरेंट्स से जीन्स मैच करते हैं वो इसी की वजह से मैच करते हैं। तो जो लाइनिंग ये है ये डीएनए मान लो तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सीधा सीधा। अब आगे देखते हैं इसके बाद में कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस है क्या एक्चुअली। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो डायमीटर इसका 6 μm होता है। कितना, 6 μm, म्यू मतलब माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ 6 ही होगा ना, हाँ, क्योंकि अपनी आंख से इसे नहीं देख सकते हैं, लैब में जाके ही इसको जो माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख पाएंगे। सेल है, इसका 10% वॉल्यूम ये कवर करता है, कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर इनवलप आप लोगों को बता ही दिए हम, एक बार फिर बता देते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियर इनवलप ये हो गई, न्यूक्लियर पोर ये हो गए, न्यूक्लियोप्लाज्म ये हो गया, ये वाला कौन सा, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, और न्यूक्लियोलस यहाँ पे मान लो, और क्रोमोसोम्स ये इसके अंदर ऐसे हो जाएंगे। तो हमारा न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया है, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं इसको। तो ये मेन 4 पार्ट हैं जो सबको पता होना चाहिए, चाहे कुछ भी करता हो वो न्यूक्लियस के। उसके बिना एक के भी बिना न्यूक्लियस अधूरा है, तो इनको मत भूलिएगा। आगे हम लोग थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं जिससे हम कुछ लिख सकें पेपरों में। हिस्ट्री देखते हैं इनकी। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले खोज की थी, किसकी, न्यूक्लियस की, कब, 1833 में। सेल की किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होना। एसएससी में पेपर, हालांकि जितने भी एमसीक्यू हैं उसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किसकी की थी, तो न्यूक्लियस की, और रॉबर्ट हुक ने सेल की। न्यूक्लियोलस टर्म किसने दिया, बोमैन ने। क्रोमोटिन वर्ड डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, और साइटोप्लाज्म वर्ड या न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रैसबर्ग बर्गर 1882 में। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 11th क्लास की या फिर 12th क्लास की बुक में जो सेल चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसे 11th में अच्छी तरह दिया गया है, 9th में भी, पर जो ICSE बोर्ड है उसमें तो आपको 9th में मिल जाएगा, CBSE बोर्ड में उसमें 11th में मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं थोड़ा। इसके बाद में हिस्ट्री तो हो ही गई है कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की है। सबसे पहले तो खोजी थी न्यूक्लियस है क्या। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द सेल हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। वही डीएनए पाया जाता है एंड कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक, सेल में जो भी उसकी ग्रोथ होनी है, रिप्रोडक्शन होना है, वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट इज़ कॉमनली मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल इन द सेल। सीधी सी बात है भाई, ब्रेन है तो प्रोमिनेंट तो होगा ही। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। होना चाहिए भाई, ये क्यों नहीं दिया गया है। न्यूक्लियस की जो बाहर मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो ये हो गया, सीधी सी बात हुई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है
और हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। सेकंड आते हैं, नहीं यहाँ से फर्स्ट शुरू होगा। फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप, जो ये है बाहर की कवरिंग। न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इनक्लोज द न्यूक्लियस ऑफ यूकार्योटिक सेल। डबल मेम्ब्रेन होती है यूकार्योटिक सेल में, तो वो यही थी जो प्रोकार्योटिक में थे, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं था, और यूकार्योटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइन है। तो इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसमें वेल डिफाइन है यूकार्योटिक सेल में, ठीक। तो यूकार्योटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप है पोर्स, कुछ पोर्स होते हैं, देखो उसको पोर्स दिखाते हैं कैसे पोर्स होते हैं। ये है और ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, फिर गलत बन गई, देखो ये है, इसमें ये यूं इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने ज़्यादा बड़े बनाए हैं, पतले बड़े नहीं रहते, ये है न्यूक्लियर पोर। क्या है, न्यूक्लियर पोर, और छोटे छोटे छेद हैं जो क्या करते हैं, अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या आना है, क्या बाहर जाना है, वो इनके द्वारा होता है। और न्यूक्लियर इन्वेलप को हम क्या और कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे यार, जब लिफाफा है तो लिफाफा के जो बाहर उस जो लेटर लिखते हैं और ऊपर लिफाफा लगा देते तो इस लिफाफा को इन्वेलप कहते हैं। ऐसे ही अंदर न्यूक्लियस है और उसके बाहर हमारा इन्वेलप है, इसे न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। पहला ख़त्म हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका कौन सा है। चलो, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। कितने बार बनाए, चलो अब लोग भी कहेंगे बना देता हूँ, जब याद हो जाए कम से कम, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, ये वाला सेल के अंदर मटेरियल है, जो भी लिक्विड मटेरियल, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसी के अंदर एंजाइमेटिक जो भी रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वो भी यहीं होंगी। कोई भी रिएक्शंस न्यूक्लियस करेगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजेगा, जो कुछ भी क्या कहते हैं, एक तरीके से तोड़ना, टूटना, नया बनना, छोटा मोटा बड़ा जो कुछ भी काम होना है वो इसके अंदर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है न्यूक्लियोप्लाज्म। जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म, बोला था जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से सेल के अंदर पाया जाएगा तो साइटोप्लाज्म है लिक्विड मटेरियल, और अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे कार्योप्लाज्म कहते हैं। जो ये कार्यो वर्ड है ना, इसका मतलब होता ही है क्या, न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस, याद रखना, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर से मिलकर बनता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल एंड डिजॉल्व आयंस रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल रहते हैं, पानी से मिलकर बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म। लिक्विड मटेरियल है, इट इज़ कम्प्लीटली इनक्लोज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वही ये है ना, इससे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इससे ये न्यूक्लियोप्लाज्म कवर रहता है, ये बताया गया है इसमें। तीसरा देखते हैं, तो ये कौन सा पार्ट था, ये सेकंड हो गया था। तीसरे में क्या आएगा हमारा, न्यूक्लियोलस। ये वहाँ न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन हो गई उसके ऊपर, ठीक है। ये न्यूक्लियोपोर हो गए, ये कैसा हम डायग्राम बना रहे हैं यार, बच्चे भी कहेंगे ये ऐसे। ये न्यूक्लियोपोर हो गए, ये वाले जहाँ से मटेरियल आदान प्रदान होगा, ये मेम्ब्रेन हो गई। तो एक भाई ऊपर हो जाए यार, 1 2 और न्यूक्लियोप्लाज्म 3, ठीक, और चौथा न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस हो गया। कुछ छोटे छोटे हो गया, मैं सब बता देता हूँ सिंपली भी, मैं परेशान ना हुई। ये है, तो इसके अंदर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है सर्किल में, ठीक है, ये ऐसा, जो न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये, तो हम लोग क्रोमोसोम्स पढ़ चुके थे। आगे फिर थोड़ा इसका स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं, जो एक बार कंक्लूजन लास्ट में समझ में आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर था ना स्टार्टिंग में, ये जो ये है, ये डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको, ठीक। क्या है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये है जो पिंक से, ये न्यूक्लियर पोर हैं, ठीक, जिनका काम क्या है,
क्या चीज़ अंदर आनी है, क्या चीज़ बाहर जाना है, वो रास्ता है ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है चीज़ों को, प्रेशर से बस्ट ना हो जाए इसके लिए, शेप देता है न्यूक्लियस को। और देखते हैं, और ये न्यूक्लियोलस है, क्या है, न्यूक्लियोलस, जिसमें आरएनए पाया जाता है जो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो कलर हो गया है ना, ये वाला, ये क्रोमेटिन, जिसके अंदर क्या रहता है, डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल, जो पेरेंट से आने वाले बच्चे में जाता है, जिसकी वजह से दोनों की शक्ल मैच होती है। ये फंक्शन हो गया इसका। तो काफ़ी बड़ी क्लास हो गई, अब क्या करें, ज़रूरी है ना, यही दो मेन चीज़ हैं जो ह्यूमन में काम आती है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस ना हो ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता बॉडी का, पूरी बॉडी तितर बितर हो जाएगी। क्या क्या मेडिसिन यूज़ होंगी हमको भी नहीं मालूम। तो इसलिए ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल सेल में पाए जाते हैं, एक ब्रेन ऑफ द सेल और दूसरा पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ या फिर कोई छोटा सा टॉपिक बचा होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।